Good afternoon, everyone. My name is Anmol Kumar and welcome to our channel Brain Desk EDU. तो आज हम पढ़ने वाले हैं हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. बेसिकली इस लेक्चर में हम हॉस्पिटल के बारे में पढ़ेंगे. हॉस्पिटल क्या होते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, उसके अंदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल किस ऑर्गेनाइजेशन में, किस हायरार्की में वो लोग वर्क करते हैं और हेल्थ केयर प्रैक्टिस को परफॉर्म करते हैं. चलिए लेक्चर शुरू करते हैं. आपने हॉस्पिटल के बारे में सुना है, कभी ना कभी हॉस्पिटल आप विजिट किए होंगे, आप हॉस्पिटल में गए होंगे. तो एग्जैक्टली हॉस्पिटल की डेफिनेशन क्या होती है अकॉर्डिंग टू WHO? हॉस्पिटल की क्या डेफिनेशन है, हॉस्पिटल जो टर्म है वो कहां से ओरिजिनेट हुआ है, उसके बारे में हम देखते हैं. तो बेसिकली हॉस्पिटल एक सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके अंदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, फिजिशियंस, फार्मासिस्ट, नर्सेस मिलके जो इल और सिक पेशेंट्स हैं उसके लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं. ये हॉस्पिटल होता है. एक सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर डिफरेंट पर्सनल्स हैं जो हेल्थ केयर फील्ड के हैं और एक हेल्थ केयर प्रैक्टिस को परफॉर्म करते हैं. पेशेंट के लिए केयर ट्रीटमेंट वो लोग प्रोवाइड करते हैं. अगर हम बात करें हॉस्पिटल टर्म की, तो हॉस्पिटल जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड हॉस्पिस से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है गेस्ट या फिर होस्ट. मतलब कि एक ऐसा बाहर का पर्सन जो आता है एक ऑर्गेनाइजेशन में. लेटर जो हॉस्पिस वर्ड है वो हॉस्पिटलिस में कन्वर्ट हुआ. हॉस्पिटलिस का यहाँ पर मतलब है हॉस्पिटैलिटी, मतलब कि गेस्ट और होस्ट है जो कि आते हैं, उनके लिए अगर कोई एक सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड है, वहाँ पर कोई भी सर्विस उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जा रही है तो हम उसको हॉस्पिटैलिटी कहते हैं. इसी से हमारा वर्ड हॉस्पिटल क्रिएट हुआ है. अब बात कर लेते हैं हॉस्पिटल की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO. तो WHO के अकॉर्डिंग अ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन हैविंग ऑर्गेनाइज्ड मेडिकल एंड अदर qualified staff with permanent facilities that include inpatient beds and providing medical pharmacy nurses and related services for illness, injury and maternity. जैसा कि हमने पढ़ा, हॉस्पिटल क्या है, एक सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का, जिसके अंदर डॉक्टर्स, फिजिशियंस, नर्सेस, फार्मासिस्ट आते हैं. वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, उसी को हम हॉस्पिटल कहते हैं. अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि जो आइडिया है, हॉस्पिटल का आइडिया है, वो आइडिया ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, या पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में पहला हॉस्पिटल कौन सा था. यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ हॉस्पिटल के बारे में. चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो वही मैं बोल रहा हूँ कि हैव यू एवर थॉट अबाउट वेयर वाज द फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हु केम अप विद द आइडिया फॉर इट. पहला हॉस्पिटल वर्ल्ड में कहाँ था, और ये जो आइडिया है हॉस्पिटल का या हेल्थ केयर सर्विसेज या हीलिंग प्रैक्टिस को परफॉर्म करने का, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो जो सबसे पहले अर्लियर प्रैक्टिस, हीलिंग प्रैक्टिस परफॉर्म की गई थी, वो अर्ली ह्यूमंस ने केव्स में परफॉर्म करी थी. क्योंकि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो केव्स में रहते थे, हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे. वहां पर अगर उनको कोई वुंड, चोट लगती थी तो वो हर्बल रेमेडीज के थ्रू हीलिंग प्रैक्टिस को परफॉर्म करते थे. उसी से हम कह सकते हैं कि जो पहला हॉस्पिटल था वो केव्स में ओरिजिनेट हुआ था. उसके बाद सिविलाइजेशंस का डेवलपमेंट हुआ. तो अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें कि जो हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट है, केयरिंग का कॉन्सेप्ट है, वो ओरिजिनेट हुआ हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन से, सच एज इंडिया, इजिप्ट, ग्रीस और रोम. एंशिएंट इंडिया की अगर हम बात करें तो एंशिएंट इंडिया में हॉस्पिटल को आरोग्य शिलाज कहा जाता था. आरोग्य शिलाज मौर्यन एम्पायर के पीरियड के टाइम पे 3rd सेंचुरी में किंग अशोका और एम्परर अशोका ने उसको बनाया था. यहाँ पर इन्होंने क्या किया था कि जो आरोग्य शिलाज थे वो ह्यूमंस के लिए और एनिमल के लिए एज अ मेडिकल और एज अ हॉस्पिटल की तरह वर्क करते थे. वहाँ पर मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती थी. आयुर्वेदिक रेमेडीज के थ्रू वो लोग हॉस्पिटल की सर्विस को प्रोवाइड करते थे. ग्रीक्स में अगर बात करें तो आप लोग जानते हैं ग्रीक्स जो सिविलाइजेशन है उसके अंदर बहुत सारे गॉड हैं. तो वहां पर एक गॉड थे एस्क्लेपियस, जिनको हम गॉड ऑफ हीलिंग कहते हैं. तो वहां पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन या काइंड ऑफ टेम्पल्स थे उनको एक्सक्लेपियंस कहते थे. उस टेम्पल्स के अंदर में वो क्या करते थे, हॉस्पिटल और मेडिकल प्रैक्टिस को परफॉर्म करते थे. रोमन्स की बात करें तो रोम में बेलेटुडिनेरिया एक काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, या फिर कह सकते हैं एक सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था जिसके अंदर मेडिकल प्रैक्टिस को परफॉर्म किया जाता था. किसके लिए, सोल्जर्स के लिए और स्लेव्स के लिए. यहां से कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है. तो जो मेडाइवल पीरियड है, तो मेडाइवल पीरियड में अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप के अंदर चर्च जो है एज अ हॉस्पिटल
में मेजर रोल प्ले करती थी। तो यूरोपियन में जो चर्चेस होती थी वो हॉस्पिटल की सर्विस प्रोवाइड करती थी, मेडिकल प्रैक्टिस को परफॉर्म करती थी, वहाँ के जो प्रीस्ट थे वो हॉस्पिटल की सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ से कॉन्सेप्ट तो स्टार्ट हो चुका था हॉस्पिटल का, बट हॉस्पिटल के अंदर मॉडर्नाइजेशन कहाँ से आता है। काइंड ऑफ एक हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन, एक पूरा का पूरा सेटअप हॉस्पिटल के अंदर जो रिक्वायर्ड होता है, उसका मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट होता है इस्लामिक सिविलाइजेशन से। एक वेल ऑर्गेनाइज हॉस्पिटल की नींव रखी जाती है जिसको इस्लामिक सिविलाइजेशन में बीमारिस्तान बोला जाता है, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर बीमारियों को ठीक किया जाता है, बीमारियों के लिए कोई केयर प्रोवाइड की जाती है, उसको बीमारिस्तान कहते थे। वो जो बीमारिस्तान था वो एक वेल ऑर्गेनाइज हॉस्पिटल की तरह वर्क करता था। इसकी जो शुरुआत थी 8th से 12th सेंचुरीज में बगदाद, दमस्कस और कैरो में हुई थी। उसके बाद अगर हम टाइम में और आगे बढ़े तो रेनेसेंस पीरियड जो था उसमें मेडिकल जो ट्रीटमेंट था वो सिर्फ और सिर्फ चैरिटी के बेसिस पे काम नहीं करेगा। इन्होंने क्या किया कि मेडिकल और हॉस्पिटल के फील्ड में इन्होंने क्या किया कि मेडिकल की एजुकेशन को प्रमोट किया। सिर्फ और सिर्फ चैरिटी के लिए नहीं, उसके ट्रीटमेंट में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो उसके ऊपर काम किया, इसीलिए मेडिकल की एजुकेशन भी स्टार्ट हुई। उसके बाद जो पहला हॉस्पिटल था लंदन में, सर बार्थोलोम्यू हॉस्पिटल, वो स्टार्ट हुआ। ये फाउंड किया गया था 1123 में और उसके बाद इसको आगे एक्सपेंड किया गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो इस फील्ड में मेडिकल रिलेटेड एजुकेशन, हॉस्पिटलिटी की फैसिलिटीज इंप्रूव हुई और मॉडर्नाइजेशन हुआ, वेल ऑर्गेनाइज हॉस्पिटल्स बनाए गए। इस टाइम पीरियड में 18 से 19 सेंचुरी के ड्यूरिंग में काफ़ी सारी मेडिसिन भी डिस्कवर हो गई थी, एंटीबायोटिक डिस्कवर हो गई थी और इक्विपमेंट वगैरह हॉस्पिटल से रिलेटेड वो भी डिस्कवर किए गए थे। तो हॉस्पिटल को मॉडर्न बनाने के लिए यहाँ इस पर्टिकुलर सेंचुरी में प्रोसेस की गई कि मॉडर्न हॉस्पिटल सिस्टम जो है वो कैसे वर्क करेगा। एडवांस मेडिसिन, सर्जरीज एंड सैनिटेशन के उससे इक्विप किया गया हॉस्पिटल के लिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो एक जिन्होंने नर्सिंग फील्ड में एक बहुत बड़ी नींव रखी, जिन्होंने नर्सेस को हॉस्पिटल में इंक्लूड किया, उन्होंने रिफॉर्म्स दिए हॉस्पिटल की डिज़ाइन में, हाइजीन और नर्सिंग केयर को प्रमोट किया हॉस्पिटल के अंदर। अब जो हॉस्पिटल ने ड्यूरिंग 18 से 19 सेंचुरी में मोर साइंटिफिक, ऑर्गेनाइज विद सेपरेट वार्ड्स एंड ट्रेंड स्टाफ के साथ में बनाए गए। अगर हम प्रेजेंट की और 20 सेंचुरी टू प्रेजेंट की अगर हम बात करें, आज के टाइम में जो हम हॉस्पिटल्स देखते हैं वो बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हैं, अलग अलग वार्ड्स हैं, ट्रेंड स्टाफ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन्स हैं, बहुत सारे हैं। इसी मॉडर्न फील्ड में अगर हम बात करें तो हमने क्या किया है कि हर एक हॉस्पिटल को स्पेशलाइज बना दिया है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे लेबोरेटरी, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स को और एक्सपेंड किया। हम आज के टाइम पे रोबोटेड AI से सर्जरीज परफॉर्म कर रहे हैं, डिजीज को डायग्नोस करने के लिए AI का यूज कर रहे हैं। तो आज के हॉस्पिटल कहाँ से शुरुआत हुई थी? केप से शुरुआत हुई थी, बट आज के जो हॉस्पिटल हैं बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, मेडिकेशन से, सर्जरीज से, वेल इक्विपमेंट से इक्विप्ड हैं, सारी की सारी चीज़ें वैसी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉस्पिटल का ओरिजिन इंडिया के अंदर कैसे हुआ। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब अर्ली ह्यूमंस के बाद में डिफरेंट सिविलाइजेशन बनी और उन्होंने हॉस्पिटल प्रैक्टिस को परफॉर्म करना शुरू किया या फिर मेडिकल प्रैक्टिस को परफॉर्म शुरू करना किया, तो उसके बाद में जो है हॉस्पिटल्स जो इंडिया के अंदर बनाए गए या ओरिजिन ऑफ हॉस्पिटल इन इंडिया की हम बात करें तो एंशिएंट टाइम में कुछ ऐसे आश्रम्स होते थे जहां पर आयुर्वेदिक मेडिसिन को और आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम को प्रमोट किया जाता था। जो एंशिएंट टाइम के थे ये होम बेस्ड थे, होम बेस्ड हॉस्पिटल थे और काइंड ऑफ होम बेस्ड थेरेपीज ये प्रोवाइड करते थे। यहां पर कोई भी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल प्लेस हॉस्पिटल के लिए डेडिकेटेड नहीं थी। ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन की प्रैक्टिस थी ये होम बेस्ड ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती थी। बुद्धिस्ट टाइम में जो हमने पढ़ा था, किंग अशोका ने 3rd सेंचुरी में आरोग्य स्लैब्स बनाए थे, एक स्मॉल हॉस्पिटल की तरह जो पर्सन्स और एनिमल्स के लिए ट्रीट करते थे। हिंदू टेम्पल्स में भी हॉस्पिटल की जो मेडिकल प्रैक्टिस थी वो परफॉर्म की जाती थी। अब बात कर लेते हैं मेडाइवल पीरियड के बारे में। मेडाइवल पीरियड के बारे में जब मुस्लिम रूलर्स थे, उन्होंने मेडाइवल पीरियड के टाइम पे जो मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ हॉस्पिटल और मेडिकल प्रैक्टिस को परफॉर्म करने के लिए दारुस्सिफा, जिसको हम हाउस ऑफ हेल्थ के नाम से जानते थे, वो बनाए फॉर फ्री मेडिकल केयर फॉर द जो वहाँ के सिविलियंस थे उनके लिए और जो वहाँ के रूलर्स थे उनके लिए ये बनाए गए। अब जो हॉस्पिटल हैं इंडिया के अंदर वो हम पढ़ते हैं 2 टाइप से, एक प्री कॉलोनियल पीरियड
जब ईस्ट इंडिया और कहा जाए ब्रिटिश रूल से पहले के हॉस्पिटल की क्या स्टेटस था, और आफ्टर ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश रूल के बाद हॉस्पिटल का क्या स्टेटस था, इसके बारे में हम देखते हैं। तो ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, जब ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व इंडिया के अंदर था, तो उन्होंने क्या किया, हॉस्पिटल का स्टार्ट किया, जो कि पहला हॉस्पिटल इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था, मद्रास जनरल हॉस्पिटल इन 1664। बट एक चीज यहां पर यह है कि इंडिया में जो पहला मॉडर्न हॉस्पिटल बनाया गया वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नहीं बनाया गया था। पहला हॉस्पिटल बना था गोवा के अंदर, और ये जो हॉस्पिटल था वो पोर्टुगीज ने बनाया था, इसको हम रॉयल गोवा हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। ये बनाया गया था 1510 में। अब ये जो हॉस्पिटल था रॉयल गोवा हॉस्पिटल, ये पोर्टुगीज ने बनाया था, बट ये जो हॉस्पिटल था मिलिट्री हॉस्पिटल था। यहां पर जो भी मेडिकल से रिलेटेड केयर प्रोवाइड की जाती थी वो मिलिट्री पर्सनल को, सोल्जर्स के लिए प्रोवाइड की जाती। लेटर ये जो हॉस्पिटल है रॉयल गोवा हॉस्पिटल, इसको गोवा मेडिकल कॉलेज के नाम से बाद में एक्सपेंड किया गया, और ये जो हॉस्पिटल है फिर सिविलियंस के लिए और जो भी वहाँ की सिविलियंस थे उनके लिए प्रोवाइड की गई थी। बेसिकली इसको बाद में एक्सपेंड किया गया एज अ गोवा मेडिकल कॉलेज, और बाद में ये सिविलियन के लिए भी ओपन कर दिया गया। ठीक, उसके बाद अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें, आफ्टर ब्रिटिश रूल, आफ्टर कॉलोनियल रूल, तो जो हॉस्पिटल की शुरुआत थी, अपने इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा वीक था। आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम पर हम बेस्ड थे, आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम पर हम बेस्ड थे, बट उसमें कुछ फ्लॉज ऐसे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो फॉरेन से इंपोर्टेड मेडिसिन थी उनको इंडिया में प्रमोट किया था। बिकॉज ऑफ दैट इंडिया का जो मेडिसिन सिस्टम था, फॉरेन से जो भी हम दवाइयों को इंपोर्ट करते थे उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर होती थी, बहुत ही बेकार सिस्टम चलता था, और जो उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए थे उनमें मेनली मिलिट्री या सोल्जर्स के लिए ज़्यादा वो था, और सिविलियंस ना उसमें जा सकते थे ना उसका अपना ट्रीटमेंट करा सकते थे। यहाँ पर आफ्टर इंडिपेंडेंस एम्स की स्टार्टिंग होती है हमारे इंडिया की। एक सेकेंड, इस सब में हमारे इंडिया की जो फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद आज़ादी मिल जाती है, पीएम नेहरू का एक विज़न होता है कि हम अपने इंडिया के अंदर हेल्थ सेक्टर में कुछ काम करें। उनका एक विज़न होता है कि इंडिया के अंदर हेल्थ सेक्टर में थोड़ा सा वर्क किया जाए। हम बात कर रहे थे कि इंडिया के अंदर जो पहला एम्स बनाया गया वो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ राजकुमारी अमृत कौर, जो हमारे इंडिया की फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी। अंडर द कोलंबो प्लान 1.25 मिलियन की एड हमको मिली थी, जिसकी हेल्प से एड न्यूजीलैंड कंट्री ने दी थी, जिसकी हेल्प से हमने एम्स की स्थापना की। फर्स्ट एम्स न्यू दिल्ली में बनाया गया था, और इसके बाद धीरे धीरे अलग अलग एम्स बनाए गए। टोटल अगर हम एम्स की बात करें अपने इंडिया में तो 26 एम्स हैं जो बनाए जा चुके हैं, जिसमें से 20 से 22 एम्स फंक्शनल रूप से काम कर रहे हैं, और जो रेस्ट है उनमें भी काम चल रहा है, वो भी स्टार्ट किए जाएंगे। ये एम्स हमारे अंडर हैं इंडिया में। और अगर हम हॉस्पिटल के और सिनेरियो की बात करें तो बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स बनाए गए, उसके बाद हेल्थ केयर फैसिलिटी में बूस्टअप हो चुके, इसलिए बहुत सारे प्राइवेट, गवर्नमेंट, स्टेट हॉस्पिटल्स भी बनाए गए, जिससे हम हेल्थ सेक्टर को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। तो ये सब था ओरिजिन ऑफ हॉस्पिटल के बारे में। अब हॉस्पिटल के अंदर आपने देखा होगा कि अलग अलग टाइप के हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइमरी हॉस्पिटल, सेकेंडरी हॉस्पिटल्स, एम्स है, एम्स किस कैटेगरी में आता है, आई हॉस्पिटल, डेंटल हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन, कि हॉस्पिटल को कौन कौन से सर्टेन पैरामीटर से क्लासिफाई किया जाता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं 6 टाइप से और मोर देन 6 टाइप से। तो हॉस्पिटल के अंदर जो पहला बेस्ड अपॉन केयर, कि मतलब जो पेशेंट है उसकी केयर के बेसिस पर कि कौन कौन सी फैसिलिटीज और टाइप ऑफ केयर हॉस्पिटल के अंदर प्रोवाइड की जा रही है, उसके बेसिस पर हॉस्पिटल आते हैं प्राइमरी हॉस्पिटल्स, सेकेंडरी हॉस्पिटल्स एंड टर्सरी हॉस्पिटल। एक और सेक्शन यहाँ पे आता है क्वार्टनरी हॉस्पिटल्स का। तो हम प्राइमरी हॉस्पिटल्स की बात करें तो प्राइमरी हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पर पेशेंट का या इंडिविजुअल पर्सन का फर्स्ट इंटरेक्शन होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो CHC या फिर
CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या अर्बन हेल्थ सेंटर, जहां पर नॉर्मल पर्सन या पेशेंट डायरेक्ट फर्स्ट इंटरेक्शन करता है, जहां पर बेसिक मेडिकल प्रोसीजर एंड बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज, बेसिक मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। फॉर एग्जांपल फीवर के लिए, नॉर्मल अगर एक्सीडेंट हो जाता है कुछ के लिए, तो उस सब में यहाँ पर बेसिक प्राइमरी हॉस्पिटल में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। सेकेंडरी हॉस्पिटल, सेकेंडरी हॉस्पिटल स्पेशलिटी हॉस्पिटल होता है, जिसके अंदर प्राइमरी हॉस्पिटल में अगर कोई इमरजेंसी केस आता है या फिर प्राइमरी हॉस्पिटल के अंदर कोई सीरियस केस हो जाता है, तो प्राइमरी हॉस्पिटल से रेफ़र किया जाता है सेकेंडरी हॉस्पिटल से। वहाँ पर स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट होते हैं, जहाँ पर डिफरेंट सर्जरीज को आप परफॉर्म कर सकते हैं, ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सेकेंडरी हॉस्पिटल के अंडर में आते हैं। अब टर्सरी हॉस्पिटल्स क्या होते हैं? टर्सरी हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं, जिसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, आईसीयू यूनिट होती है, वहाँ पर स्पेशलिस्ट होते हैं, सर्जन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि एम्स। अब इसके बाद क्वाटरनरी हॉस्पिटल, क्वाटरनरी हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो एक कंट्री के अंदर अगर वो जो पर्टिकुलर पेशेंट के लिए अगर जैसे कहा जाए ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है या कुछ मेजर सीरियस केसेस है, तो हम अपनी कंट्री से किसी और दूसरी कंट्री में किसी पेशेंट को रेफर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया से किसी पेशेंट को हम यूएस रेफर कर रहे हैं फॉर मेजर सर्जरी, तो हम उसको कहेंगे क्वाटरनरी हॉस्पिटल उस कंट्री में ट्रांसफर करने के लिए या रेफर करने के लिए। तो ये तो जो हॉस्पिटल हो गए ऑन द बेसिस ऑफ केयर हो गए। अब हम ओनरशिप की बात कर लेते हैं। ओनरशिप की हॉस्पिटल का ओनर कौन है या उसके ओनरशिप के बेसिस पर हॉस्पिटल कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं गवर्नमेंट एंड पब्लिक हॉस्पिटल। गवर्नमेंट एंड पब्लिक हॉस्पिटल में जैसे कि रेलवे हॉस्पिटल, स्टेट हॉस्पिटल्स, मिलिट्री हॉस्पिटल्स, ये सारे के सारे गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विस के लिए। दूसरा ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन ऑफ पीएसयूज की अगर हम बात करते हैं, इन सब में प्राइवेट सेक्टर अंडरस्टैंडिंग्स में इसमें क्या होगा कि हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा, बट उसको रन करने के लिए वो ऑटोनोमसली वर्क करेगा। ठीक है। सेकेंडरी अगर हम थर्ड की अगर हम बात करें, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल, ऐसे हॉस्पिटल जो कि हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटी की केयर पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं बट विदाउट एनी चार्ज, दे आर नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल। फॉर एग्जांपल क्रिश्चियनिटी चैरिटी हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल इनको हम बेसिकली कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, नॉन प्रॉफिट के लिए हॉस्पिटल खोल देती है बट वो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करती, वो इसके अंडर में आते हैं। जैसे कि चैरिटी हॉस्पिटल्स बहुत सारे जो ट्रस्ट लोग चलाते हैं उसके बेसिस पर हॉस्पिटल आते हैं। फोर्थ नंबर पे है प्राइवेट हॉस्पिटल फॉर प्रॉफिट। यहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल ओपन होंगे, वेल ऑर्गेनाइज मॉडर्न हॉस्पिटल, सारी फैसिलिटीज वहां पे प्रेजेंट होंगी, वेल ट्रेन डॉक्टर मिलेंगे आपको, बट यहां पर जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज वो फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बेस्ट केयर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उसके लिए वो प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं। तीसरा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब यहां पर ये है कि एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आपस में इंटीग्रेटेड होकर एक हॉस्पिटल चलाते हैं, वो हॉस्पिटल पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर में आते हैं। जैसे कि कस्तूरबा गांधी मेडिकल हॉस्पिटल है मैंगलोर में, वो उसका एक एग्जाम्पल है। अगर हम बाय स्पेशलाइजेशन की बात करें तो स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो किस स्पेसिफिक फील्ड के लिए वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जनरल हॉस्पिटल की बात करें तो जनरल कंडीशंस या जनरल मेडिकल कंडीशंस के लिए हम जनरल हॉस्पिटल में विजिट करते हैं। फीवर या फिर नॉर्मल कोई इलनेस हो जाती है उसके लिए हम जनरल हॉस्पिटल में विजिट करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मतलब ये है कि यहाँ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को आपने टारगेट कर लिया है। जैसे कि आपने सुना होगा आई हॉस्पिटल, डेंटल हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, कार्डियोलॉजी वगैरह, मतलब स्पेसिफिक टू द स्पेसिफिक डिजीज वो स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंडर में आते हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का यहां पर मतलब है कि उस एक सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ही हॉस्पिटल के अंदर आपके डिफरेंट मेजर डिपार्टमेंट्स हैं। एक ही हॉस्पिटल में आपकी सारी फैसिलिटीज प्रेजेंट हैं। कार्डियोलॉजी का भी डिपार्टमेंट वहां पर है, नेफ्रोलॉजी का भी डिपार्टमेंट वहां पर है, ऑर्थोपेडिक्स की भी, डेंटल के अलग अलग डिपार्टमेंट वहां पर है। वो एक साथ मिलकर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सर्जन्स, ऑपरेशन वाले, एवरीथिंग जो वहां पर प्रेजेंट हो हॉस्पिटल के अंदर में, वो हमारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। अब बात कर लेते हैं टीचिंग एंड नॉन टीचिंग हॉस्पिटल्स के बारे में। टीचिंग यहां पर क्या है कि अगर कोई हॉस्पिटल की फैसिलिटी और मेडिकल सर्विस के साथ साथ एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल KGMU, अगर हम लखनऊ की बात करते हैं तो KGMU एज अ हॉस्पिटल की तरह भी रन करता है और वहां पर वो एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। नॉन टीचिंग हॉस्पिटल, नॉर्मल कोई भी हॉस्पिटल जहां पर
टीचिंग या एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती है बट एज अ हॉस्पिटल रन करते हैं, वो नॉन टीचिंग हॉस्पिटल्स में आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो कार्डियोलॉजी या फिर कोई स्टेट हॉस्पिटल जहां पर टीचिंग या एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज और अगर बेड की अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल को हम 3 टाइप से बोल सकते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज हॉस्पिटल। अगर 100 बेड से कम बेड हैं किसी हॉस्पिटल में तो स्मॉल कैटेगरी में आएगा। मीडियम हॉस्पिटल की बात करें तो 100 से 500 बेड, इसमें हम पीएससी का एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरा सीएससी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का भी हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आ जाएंगे। लार्ज हॉस्पिटल जैसे कि एम्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पर लार्ज हॉस्पिटल में कैटेगरी में आ जाएंगे। एक फैक्ट की अगर हम बात करें तो अपने इंडिया में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बेड पटना मेडिकल हॉस्पिटल, पटना मेडिकल कॉलेज में है, करीब 7,500 बेड। उसके अलावा केजीएमयू में है, लखनऊ में 4,500 बेड की कैपेसिटी के साथ में वो है। तो लार्जर जितने ज्यादा नंबर ऑफ बेड होंगे उतना ज्यादा फैसिलिटीज को, अपने ज्यादा मेडिकल सर्विसेज को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरी अगर हम बात करें बाय द लेंथ ऑफ स्टे, यहां कहने का मतलब ये है कि जो पेशेंट हॉस्पिटल में विजिट किए हैं किस कंडीशन में, उनकी जो इलनेस है वो एक्यूट है या क्रोनिक है। एक्यूट का मतलब क्या है कि अगर आप कोई नॉर्मल इलनेस के लिए हॉस्पिटल विजिट किए हो, फॉर एग्जांपल आपको वायरल फीवर हो रहा है, आप हॉस्पिटल के ओपीडी एरिया में गए, वहां पे आपने अपना डायग्नोसिस कराया, चेक कराया, आप दवाई लेके वापस आ गए, आपका जो लेंथ ऑफ स्टे है वहां पर वो बहुत शॉर्टर पीरियड टाइम के लिए रहा, 1 दिन 2 दिन या फिर कह सकते हो एक ही दिन में आप वापस आ गए। दूसरा है क्रोनिक या लॉन्ग टर्म केयर हॉस्पिटल। इस कंडीशन में अगर किसी पेशेंट को बहुत सीरियस या क्रोनिक डिजीज है, उस केस में उस पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर लंबे समय तक के लिए स्टे करना पड़ेगा। तो क्रोनिक कंडीशन के लिए अलग अलग हॉस्पिटल है। फॉर एग्जांपल हम कैंसर की बात करें तो कैंसर पेशेंट्स को अगर सीरियस कंडीशन उनकी तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा, लंबे समय तक वहां पे उनकी ट्रीटमेंट चलेगा। या फिर कोई कोमा वाला पेशेंट है जो कि कोमा की कंडीशन में, उसको हॉस्पिटल में वेंटिलेशन पे रखना पड़ेगा। इस तरीके के मतलब जितना ज्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन आप हॉस्पिटल में बिताएंगे वो उसके बेसिस पर हॉस्पिटल होते हैं। उसके बाद हम अगर बात करें बाई सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन सिस्टम हमने पढ़े, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, दीज आर द सिस्टम। उनके बेसिस पर अगर कोई हॉस्पिटल होता है तो हम उसको क्लासिफाई करते हैं एलोपैथिक हॉस्पिटल। ऐसा हॉस्पिटल जहां पर सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन से ही ट्रीटमेंट किया जाता है वो एलोपैथिक मेडिसिन की कैटेगरी में आ जाते हैं। दूसरा है आयुष हॉस्पिटल, कोई हॉस्पिटल सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक थेरेपीज, आयुर्वेदिक रेमेडीज पर वर्क करता है, तो आयुष, योगा, यूनानी, सिद्धा ऐसे मेडिसिन सिस्टम पे काम करता है, तो वो हॉस्पिटल इनके अंडर में आते हैं। इंटीग्रेटिव हॉस्पिटल, यहां पर कहने का मतलब है अलॉन्ग विद एलोपैथिक एंड आयुर्वेदिक का एक इंटीग्रेटिव हॉस्पिटल जो कि आयुर्वेदिक के भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, एलोपैथिक के भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, वो इस कैटेगरी में आता है। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है हॉस्पिटल का। 6 टाइप से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक और टाइप इसमें हो सकता है वो है on the basis of budget। on the basis of budget की अगर हम बात कर रहे हैं तो लो बजट, मीडियम बजट या फिर हाई बजट के हॉस्पिटल। लो बजट में हमारे पीएससी, सीएससी आ जाते हैं, मीडियम बजट में स्टेट हॉस्पिटल्स आ जाएंगे, और अगर हम हाई बजट की बात करें तो एम्स है, और सबसे ज्यादा लग्जीरियस बजट की हम बात करें तो महाराष्ट्र में एक हॉस्पिटल है कोकलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, जहां पर लग्जरी आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाएंगे, हाईली ट्रेंड डॉक्टर, लग्जरियस डायग्नोस्टिक थिंग्स, वो सारी की सारी चीजें उसमें प्रोवाइड करी जाती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ बजट की भी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, ये था इसका क्लासिफिकेशन। अगर हम फंक्शन की बात करें तो जहां तक अभी तक हमने हॉस्पिटल के बारे में पढ़ा, मेजरली हम हॉस्पिटल के फंक्शन को 5 टाइप से पढ़ सकते हैं। पेशेंट केयर, डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन एंड रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेशन। पेशेंट केयर में हॉस्पिटल ओपीडी, आईपीडी, सर्जरीज, इमरजेंसी, आईसीयू, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर कोई पेशेंट आ रहा है उसके लिए ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आ जाएगा, सर्जरीज परफॉर्म करनी है, उस तरीके से टोटल जो पेशेंट की केयर होती है, ट्रीटमेंट होता है, उसका मेजर फंक्शन हॉस्पिटल का यही है। इसी के ऊपर हॉस्पिटल काम करते हैं। दूसरा हम डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट की बात करें, अगर कोई पेशेंट विजिट करता है, उसके कौन सी डिजीज है, उसको लेबोरेटरी टेस्ट कराने हैं, एक्सरे कराना है, एमआरआई, ब्लड बैंक्स वगैरह, फार्मेसीज हैं, या फिर ट्रीटमेंट से रिलेटेड ट्रीटमेंट सपोर्ट, फार्मेसीज का, फिजियोथेरेपीज का, डाइटिस्ट का, एनेस्थीसिया का, वो हॉस्पिटल के मेजर फंक्शंस में आते हैं। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का मतलब यहां पर है कि अगर हॉस्पिटल कोई अवेयरनेस कैंप,
हेल्थ रिलेटेड या फिर डिजीज रिलेटेड रन करता है, वो उसका एक फंक्शन है। कंडक्ट वैक्सीनेशन ड्राइव, हेल्थ कैंप्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड डिजीज स्क्रीनिंग। अगर एक सर्टेन पॉपुलेशन में कोई डिजीज बहुत क्रोनिक स्टेज में अकर हो रही है, उस चीज में हॉस्पिटल्स एज अ फंक्शन के तौर पर डिजीज की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। जैसे कि कोविड के टाइम पे बहुत सारे पेशेंट्स थे जिनकी स्क्रीनिंग करके हम पता कर पा रहे थे टेस्ट करके कि इनको कोविड, उनके लिए फिर अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाना, वो सारी की सारी चीजें पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में आती है। एजुकेशन एंड रिसर्च, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, कुछ हॉस्पिटल टीचिंग के लिए होते हैं, तो एजुकेशन रिसर्च में मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करना, टीचिंग प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उसमें भी हॉस्पिटल का एक फंक्शन आता है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, एक हॉस्पिटल को मैनेज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, लाइक HR, फाइनेंस, रिकॉर्ड, क्वालिटी कंट्रोल, इन्फेक्शन, ताकि एक मल्टी और वेल ऑर्गेनाइज हॉस्पिटल स्मूथली रन हो सके, उसके लिए एक मेजर फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, जो हम स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, वो था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल। हमने बताया था कि हॉस्पिटल के अंदर एक सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एक हायरार्की सेट है कि हॉस्पिटल के ओनर होंगे, ट्रस्ट मेंबर होंगे, उसके बाद फिर डायरेक्टर, CEOs वगैरह आएंगे, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कौन कौन से पर्सनल्स होते हैं, उनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो गवर्निंग बॉडी जो है, उसमें हॉस्पिटल के जो मेन ओनर है वो आएंगे, या बोर्ड मेंबर या ट्रस्ट मेंबर होंगे, उनके अंडर में आते हैं डायरेक्टर्स और CEOs, और उनके अंडर सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं जो मेडिकल या फिर हॉस्पिटल के अंदर में होते हैं। जैसे कि अगर हम मेडिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो फिजिशियन, सर्जन्स, स्पेशलिस्ट, वो मेडिकल डिपार्टमेंट में आ जाएंगे। फार्मेसी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो चीफ फार्मासिस्ट, डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट। फार्मेसी डिपार्टमेंट में, नर्सिंग डिपार्टमेंट में चीफ नर्सेस, जो कि ऑल ओवर नर्सेस को कंट्रोल करते हैं या फिर सुपरवाइज करते हैं। उसके अंदर वार्ड नर्सेस, अलग अलग डिपार्टमेंट में, OPD में, IPD में नर्सेस, OT IPD नर्सेस जो होती हैं, जो अलग अलग जगह पर वर्क करती हैं, ICU नर्सेस वगैरह। पैरामेडिकल और क्लिनिकल स्टाफ, पैरामेडिकल और क्लिनिकल स्टाफ में हमारे रेडियोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, डाइटिशियंस, ये सारे के सारे स्टाफ आ जाते हैं। अदर स्टाफ की हम बात करें, ये हमारे सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं, हॉस्पिटल के साथ में जो भी सपोर्ट अगर प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव, हाउसकीपिंग, सैनिटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, इन सब के लिए, इसमें सिक्योरिटी गार्ड, सारे के सारे आ जाते हैं सपोर्टिंग स्टाफ के अंडर में। इन्हीं स्टाफ को हम देखते हुए ये देख सकते हैं कि आगे हमारा जो इनकी सर्विसेज हैं वो क्या क्या होती हैं, उसके ऊपर एक बार देख लेते हैं। हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, जैसे कि हमने क्लिनिकल डिपार्टमेंट पढ़ा है, मेडिकल डिपार्टमेंट पढ़ा, तो जो फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, तो वो OPD, IPD, सर्जरी, डायग्नोसिस, इसमें काम करेंगे। फिजिशियंस क्या है, OPD में प्रेजेंट रहेंगे, पेशेंट को डायग्नोस करेंगे, उसके लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, कुछ मेडिसिन लिखेंगे, वो उनकी सर्विसेज के अंडर आता है हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में। फिर डायग्नोस्टिक सर्विसेज, हमने रेडियोलॉजिस्ट पढ़ा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट पढ़ा, तो रेडियोलॉजी, MRI और CT स्कैन, लेबोरेटरी टेस्ट डायग्नोस करने के लिए ये हॉस्पिटल की सर्विस के अंडर में आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अकाउंट्स एंड फाइनेंस, परचेजिंग, पब्लिक रिलेशन, एक हॉस्पिटल को मैनेजमेंट करने के लिए सारे की सारी सर्विसेज हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है। दूसरी, अगर हम हॉस्पिटल की सर्विसेज की बात करें तो एम्बुलेटरी सर्विस, अगर कोई इमरजेंसी केसेस में जाता है या कोई आउट पेशेंट किसी हॉस्पिटल से रेफर होता है किसी सीरियस कंडीशन में, तो इमरजेंसी सर्विसेज, आउट पेशेंट सर्विसेज। बाकी हमने फार्मेसी सर्विसेज के बारे में पढ़ा कि ड्रग को डिस्पेंस करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, काउंसलिंग करना पेशेंट की, ये फार्मेसी सर्विसेज में आता है। नर्सिंग की सर्विसेज में पेशेंट की केयर हो गया, और सपोर्टिंग स्टाफ की तरह वर्क करना हॉस्पिटल के अंदर, लाइक OPD में, IPD में OT नर्सेस होती हैं जो कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ में सपोर्ट करती हैं। सपोर्टिंग स्टाफ में हमने सर्विसेज के बारे में अगर हम देखें, सपोर्टिंग सर्विसेज सैनिटेशन हो गया, स्टरलाइजेशन की सर्विस हो गया, ये सारी की सारी सर्विसेज हॉस्पिटल के अंडर आती हैं। तो ये एक पूरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था हॉस्पिटल के बारे में, हॉस्पिटल क्या होते हैं, कहाँ से उनका ओरिजिन हुआ, डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के फंक्शन क्या होते हैं, और एक सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल के अंदर कैसे रन करता है। थैंक यू ऑल, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू।